नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी काम की और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं पहली खबर। बीजेपी का सदस्यता अभियान 2024 हुआ शुरू। प्रधानमंत्री मोदी बने बीजेपी के पहले सदस्य। बोले बहुत सहन करके पार्टी यहां तक पहुंची। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावनाओं से काम हो रहा है। पार्टी बहुत सहन करके यहां तक पहुंची है। हम आलोचनाओं को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आरएसएस ने जातीय जनगणना और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। संगठन ने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जातीय जनगणना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, जबकि महिला सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने की भी बात कही है। इन विषयों पर आरएसएस की हालिया बैठक में गहन चर्चा की गई। दोस्तों, इसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और भविष्य के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। वैसे दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में घर पर 4 घंटे हुई पूछताछ। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे उनसे घर में पूछताछ की गई और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 बजे ईडी अफसर ने उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी से ग्लोबल टाइम्स को लगी मिर्ची। बोला अमेरिका की देखा देखी। जी हां दोस्तों, शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत में चीनी निवेश की कड़ी जांच होनी चाहिए। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश सुरक्षा कारणों से चीनी निवेश की जांच करते हैं और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। विदेश मंत्री के इस बयान से अब चीनी सरकार के सरकारी पत्र मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई है। अखबार ने लिखा है कि चीनी निवेश की जांच करना भारत के अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ जाएगा। चीनी अखबार ने लिखा कि चीनी निवेश की जांच से भारत के खुद के विकास के लिए दुविधा पैदा हो सकती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक और आर्थिक विचार आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच एक संतुलन बनाना अनिवार्य है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाए बिना भारत चीनी निवेश को बढ़ा नहीं पाएगा, जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रगति के लिए अहम है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बढ़ रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करेगा। सुझाव मांगे। कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्यवाही कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। चलिए जान लेते हैं अगला अपडेट। केजरीवाल के पीए विभव को मालीवाल मारपीट केस में जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट बोला चोटें सामान्य थी, आरोपी बेल का हकदार है, शर्त सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव पर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वे 100 दिन से जेल में हैं। वहीं दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने विभव के जेल में बिताए 100 दिन का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य है, इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के युवाओं के लिए आई खुशखबरी। पुलिस में होगी 1 लाख भर्तियां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 1-2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होने जा रही है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में इसकी घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस जवान भर्ती करेंगे। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि इन भर्तियों में अब पिछली सरकारों की तरह भेदभाव नहीं किया जाएगा।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी, कहा मुद्दों का राजनीतिकरण न हो। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलने वाला। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई पावर कमेटी गठित कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं, यह अधिकार कमेटी को दे रहे हैं। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी होंगे शामिल। हाई पावर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपने ट्रैक्टर हटाने का अनुरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए, मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए संतुलन रुख अपनाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात, अश्विनी वैष्णव बोले आमदनी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है। 2,817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की फायरिंग से एक जवान हुआ शहीद, मिलिट्री स्टेशन पर छिपकर गोली चलाई, सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सुजवान मिलिट्री स्टेशन पर सोमवार सुबह आतंकवादियों ने सेना पर फायरिंग कर दी। इसमें एक जवान शहीद हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर से छिपकर स्नाइपर गन से गोली चलाई थी। वहीं दोस्तों, जवान के घायल होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। दोस्तों, हमारे वीर सैनिक फौजी भाई की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान के बाद मशहूर सिंगर के घर के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर सिंगर के कनाडा स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई। सुरक्षा एजेंसियां फायरिंग के वीडियो की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक फायरिंग करने वाले हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। दोस्तों, कनाडा में हुई फायरिंग के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट जरूर वायरल हुआ, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के बंगले पर यह फायरिंग हुई है। कुछ महीने पहले सलमान खान के घर के बाहर भी इसी तरह की फायरिंग हुई थी। मशहूर सिंगर के घर के बाहर फायरिंग की घटना के अलावा कनाडा में एक और जगह फायरिंग हुई है। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा गैंग ने ली है। पोस्ट में लिखा है कि 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह पर हमने फायरिंग करवाई है। इसमें एक विक्टोरिया आइलैंड और दूसरा है वुड ब्रिज टोरंटो है, जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी बोले मुसलमानों पर हमले जारी हैं, बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को छूट मिली, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मूक दर्शक दिख रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा पार्टी नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ रही है और देश में डर का माहौल बना रही है। भीड़ की शक्ल में अपराधी खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं और उन्हें भाजपा सरकार से छूट मिली हुई है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या राहुल गांधी के यह विचार बीजेपी के लिए सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कभी खुशी कभी गम, अरविंद केजरीवाल को एक दिन में मिली 2 बड़ी खबरें, एक गुड न्यूज तो दूसरी निकली बैड न्यूज। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन खुशी गम का टाइप का रहा। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को 2 बड़ी खबरें मिली, एक गुड तो दूसरी बैड। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गुड न्यूज की। तो दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि सबसे पहले तो ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, यानी कि यह बैड न्यूज है। चलिए अब गुड न्यूज की भी बात कर ही लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का एक करीबी जेल से बाहर आ गया है। शराब घोटाला केस में विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन दोस्तों इससे अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही है और वह शराब घोटाला केस में ही अंदर बैठे हुए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इमरजेंसी फिल्म पर बैन से भड़क गई कंगना रनावत, कहा कोर्ट से लड़कर अनकट ही रिलीज
रिलीज करूंगी, अचानक यह नहीं दिखाऊंगी कि इंदिरा गांधी खुद मर गई। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत ने कहा कि वे अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगी और इसे बिना किसी काट छांट के रिलीज करेंगी, क्योंकि वे तथ्यों को बदलना नहीं चाहती। यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, याचिकाएं दायर की गई है। इन सब वजहों से फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया। सेंसर बोर्ड ने इससे विवादित सीनों को हटाने का आदेश भी दिया है। वहीं दोस्तों, कंगना रनावत ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर फिल्म इमरजेंसी की चर्चा की। इस पर रोक लगने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि झाड़ी के पीछे लड़का लड़की रोमांस करते हैं, वही दकियानूसी कहानी बनाते हैं। आज हम इससे डर जाएं, कल किसी और से डरेंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे। हम हर चीज से डरते रहते हैं, हम कब तक डरते रहेंगे। मैंने अपने पूरे स्वाभिमान से फिल्म बनाई है, इसलिए सेंसर बोर्ड को कोई भी चीज पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रोका हुआ है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं कोर्ट से लड़कर इसे अनकट ही रिलीज करवा कर दिखाऊंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। निफ्टी ने लगातार 13 दिन तेजी का बनाया रिकॉर्ड। यह 42 अंक चढ़कर 25,278 पर बंद हुआ। शेयर बाजार ने आज ऑल टाइम हाई भी बनाया। जी हां दोस्तों, 1996 में लॉन्च हुए निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 13 दिन चढ़कर बंद होने का नया रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले 2007 में निफ्टी लगातार 11 दिन की तेजी के साथ बढ़ रहा था। वहीं जनवरी 2015 और अप्रैल 2014 में लगातार 10 दिन इसने तेजी दिखाई थी। वहीं दोस्तों इस बार इसने लगातार 13 दिन तेजी दिखाई है। दोस्तों 2 सितंबर को सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद सेंसेक्स थोड़ा नीचे आया और 194 अंक की तेजी के साथ 82,559 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 42 अंकों की तेजी के साथ 25,278 पर बंद हुआ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज फिंसो, बजाज फाइनेंस और HCL टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी और टाटा मोटर्स रहे। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप शेयर बाजार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो हम आपके लिए एक शेयर बाजार से रिलेटेड वीडियो हर रोज अपलोड करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी में आज आई बड़ी गिरावट। चांदी 2,643 रुपए गिरकर 82,376 पर आ गई। सोने में भी 521 रुपए की रही गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 2 सितंबर को गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 521 रुपए गिरकर 71,437 रुपए पर आ गया। शनिवार को इसके दाम 71,958 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की, तो चांदी 2,643 रुपए गिरकर 82,376 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले शनिवार को चांदी 85,019 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों इस साल सोना मई में 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश राणे के विवादित बयान, कहा मस्जिदों के अंदर चुन चुन कर मारेंगे। भाजपा विधायक पर अहमदनगर में भड़काऊ भाषण देने का लगा आरोप। वीडियो आते ही 2 FIR हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, धर्मगुरु रामगिरी महाराज के समर्थन में रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदी समाज आंदोलन हुआ। इसमें भाजपा विधायक नीतीश राणे ने कहा कि महंत रामगिरी महाराज के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। राणे के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद अहमदनगर पुलिस ने मंगलवार को श्री रामपुर और तोपखाना थाने में 2 FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज होने के बाद नीतीश राणे ने सोमवार को कहा कि महंत रामगिरी महाराज के बयान में कुछ भी नया नहीं था। कई मुस्लिम स्कॉलर इस तरह के बयान दे चुके हैं। रामगिरी महाराज के समर्थकों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहले चिराग पासवान, अब केसी त्यागी। बीजेपी का संदेश हुआ साफ, पॉलिसी मैटर पर अलग लाइन बर्दाश्त नहीं है। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद NDA संसदीय दल की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभी घटक दलों के प्रवक्ताओं के बीच समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि इससे सरकार की बात एक सुर में जनता तक जाएगी। लेकिन हाल ही के दिनों में कई बार ऐसा हुआ जब NDA के घटक दलों का स्टैंड भी सरकार की लाइन से अलग और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के करीब नजर आया। NDA की अगुवाई पर रही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पहले सियासी सीन से गायब चल रहे पशुपति पारस की बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमित शाह से मुलाकात कराकर चिराग पासवान को सख्त संदेश दे दिया है। अब जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता पद से केसी त्यागी की भी चिट्ठी हो गई है। यानी कि दोस्तों यहां पर संदेश साफ है कि जो भी बीजेपी लाइन से अलग बात करेगा उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर वैष्णो देवी के रास्ते में हुई लैंडस्लाइड, 2 महिलाओं की मौत, 1 जख्मी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बाढ़ से 19 की जान गई। जी हां दोस्तों, देश में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और गुजरात समेत 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर सोमवार को लैंडस्लाइड होने से 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 महिलाओं की मौत भी हो गई। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले 3 सितंबर को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबर आजम का फ्लॉप शो है जारी, 20 महीने से नहीं लगा सके अर्धशतक, 616 दिन से खामोश है बल्ला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किंग के नाम से मशहूर बाबर आजम का फ्लॉप शो करीब 2 साल से जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ घर पर खेलते हुए बाबर रन नहीं बना सके, हर तरफ उनकी जमकर आलोचना हो रही है। बाबर आजम ने 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में महज 16 की औसत से 64 रन बनाए हैं। इससे पहले बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भी रन नहीं बना सके थे। पूरे पाकिस्तान में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गाजा अटैक के बाद इजराइल में सबसे बड़ा प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर 5 लाख लोग हुए इकट्ठे। नेतन्याहू से नाराज हुए रक्षा मंत्री भी। जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल में गुस्सा भड़क गया। रविवार रात अलग अलग शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहरों में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने CNN से 7 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शवों के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे थे। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले के बाद यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी विरोध जताया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सन ऑफ सरदार 2 में साथ दिखेंगे रवि किशन और संजय दत्त, दोनों डॉन का रोल प्ले करेंगे। विजय राज ने फिल्म छोड़ी तो संजय मिश्रा बने हिस्सा। जी हां दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पहले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। इस पार्ट में पूरी तरह एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों ने इसका खुलासा किया है। वहीं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसमें बिहार और पंजाब के डॉन के बीच गैंगवार का प्लॉट है। बिहारी डॉन के रोल में अब रवि किशन और संजय मिश्रा हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेबी चीफ पर 3 जगह से लाभ लेने का लगा आरोप। कांग्रेस बोली बोर्ड में रहते हुए ICICI से 16.80 करोड़ सैलरी ली, इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधवी पर सेबी से जुड़े होने के दौरान ICICI बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया। खेड़ा ने कहा कि माधवीपुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालीन सदस्य थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन भी बनी। सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शामिल हैं। खेड़ा ने दावा किया कि माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालीन सदस्य होते हुए भी रेगुलर इनकम ICC बैंक से ले रही थी, जो कि 16.80 करोड़ रुपए थी। ये ICC प्रूडेंशियल, ESOP और ESOP का TDS भी ICICI बैंक से ले रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 7 महीने की प्रेग्नेंट पैरा एथलीट ने रचा इतिहास, मेडल जीतकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां 7 महीने की प्रेग्नेंट पैरा एथलीट ने मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। यह कारनामा ग्रेट ब्रिटेन की जोड़ी ग्रीनहम ने किया है। जोड़ी ग्रीनहम के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। उन्होंने बता दिया कि मां असली योद्धा होती है। जोड़ी ग्रीनहम ने तीरंदाजी में मेडल जीता। अब दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है। हर कोई उनके हौसले की दाद दे रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम एक मस्जिद खो चुके हैं और नहीं खोना चाहते। वक्फ बिल पर ओवैसी बोले जल्द आंदोलन का करेंगे ऐलान। जी हां दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने संशोधन बिल के खिलाफ जल्द आंदोलन का ऐलान करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं और मस्जिद, खानगाहों, दरगाहों और यतीम खानों को खोना नहीं चाहते। ओवैसी ने कहा कि इसलिए हम वक्फ को बचाने के लिए जल्द ही आंदोलन का ऐलान करेंगे। ओवैसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप मुसलमानों के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग और स्टेट वक्फ में गैर मुस्लिमों को मेंबर क्यों बनाना चाहते हैं? इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनको चुनाव में शिकस्त ना हो।
चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत बांग्लादेश में हुए समझौते रद्द कर सकती है यूनिस सरकार, मंत्री बोले जो हमारे हित में नहीं उस पर विचार करेंगे। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने रविवार को कहा कि ढाका नई दिल्ली के साथ हुए समझौते ज्ञापनों की समीक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को यह लगता है कि शेख हसीना सरकार के दौरान भारत के साथ किए गए समझौते बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं है तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण के सवाल पर विदेशी सलाहकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इसकी मांग कर सकती है। शेख हसीना इस साल जून में भारत के दौरे पर आई थी। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें सबसे चर्चित रेल ट्रांजिट समझौता था। इस समझौते के मुताबिक भारत बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर रेल से यात्रियों और सामानों को एक से दूसरे हिस्से में भेज सकता है। इससे बांग्लादेश को अपना माल नेपाल और भूटान भेजने में फायदा होगा। इसमें दोनों देशों के लिए समय और लागत दोनों बचेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सन टेम्पल सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सूर्य मंदिर सन टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।